उनके लिए, और दूसरों के लिए जो मोस्टली जो मुशाहर चले गए उनके साथ जो चीजें निकल के आई हैं, उनके साथ वो बहुत ही खराब हालत, वो दूसरों की सेवा के लिए चीजों के लिए कराया गया। मैं एक बड़ी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए शॉकिंग क्या है। आज से 3 साल पहले जब मुझे डेनमार्क में एक डिग्निटी संस्था जो है और डेनिश गवर्नमेंट और मेरे वकील साथी के साथ जो पीके राय साहब के दोस्त हैं, उनको जब भेजा और देश दुनिया भर के करीब 25 लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ 2 तरह की जेलें थी, एक ओपन जेल कही जाती थी और एक क्लोज जेल कही जाती थी। क्लोज जेल में वो लोग रहते थे जो 10 साल से ज्यादा की सजा किए हैं, परंतु जब वो 3 साल की सजा बच जाती थी तो ओपन जेल में आ जाते थे, और कुछ लोग ओपन जेल में रहते थे तो 3 साल तक की सजा या 10 साल से नीचे की सजा। वो मेरे वकील साहब जो चार्लिन के साथ काम करते थे, किराए के साथी हैं, तनवीर अहमद सिद्दीकी जी ने 10 बार उससे पूछा जेल सुपरिटेंडेंट से कि सर आप जेल सुपरिटेंडेंट हैं? तो वो एकदम मौका गया, क्यों? तो मैंने पूछा तनवीर भाई आप क्यों पूछ रहे हो? कहा कि बार-बार आपको ये लगता है जेल सुपरिटेंडेंट है, हमारा जेल सुपरिटेंडेंट ऐसे बात करता है जैसे सीनियर वकील से जैसे ही बात करता है जिस तरह से। और वो जब बाहर निकला तो सब इन्वेस्ट थे, बिजनेस हाय हेलो सब लोग मिल रहे हैं, उनके जो है किसी का बॉयफ्रेंड मिलने आया, किसी का गर्लफ्रेंड मिलने आया, हाँ, और वो ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ घर भी वैसे नहीं थे, मेरे घर भी वैसे नहीं थे। वहाँ जो सुनने को सबसे बड़ी चीज है कि वो लोगों को हर 2 हफ्ते के बाद शनिवार को और रविवार को छुट्टी होती। तो हम लोगों ने पूछा कि सब भाग जाते? कोई आज तक नहीं। और जो है कुछ लोग रोज काम करने जाते हैं और रोज लौट के पता करते हैं, कोई उनके साथ सिक्योरिटी नहीं जाती जो है। ये भी पता चला कि रशिया के इलाके के लोग नार्वे की तरफ आके पत्थर मार के जेल में रहते हैं और 2 साल जेल में रह के 1 साल फिर मस्ती से करके वो भी आते हैं। का भी पोर्शन है, परंतु जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने जो प्रिजनर्स लोगों से बातचीत की, उन लोगों ने कहा कि हमको यहाँ खुद ही आके गिल्टी कॉन्शियस लग रहा है महाराज कि हमने गलत काम किया और आगे हमको सरकार इतनी जो है मतलब चीजें कर रही है। ये जो चीज होती है, लोगों के बदलाव की जो चीजें होती है, वो हमेशा आपको मैं बताऊं कि बहुत जरूरी होती है। मैं आपको बताऊं कास्ट सिस्टम के ऊपर, मैं भी एक अपर कास्ट आदमी था और बहुत ही कास्टिस्ट आदमी था, और मैं कभी अपने पिता से कन्विंस नहीं हुआ कम्युनिस्ट होने के नाते, लेकिन अपने बाबा से बहुत कन्विंस हुआ क्योंकि वो गांधीवादी आदमी। और जो है धीरे धीरे रिकॉन्सिलिएशन के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो परिवर्तन आया। मेरे पिता तो आज भी कास्ट, मेरे बाबा नहीं, और आज हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ वो संघर्ष चला रहे हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। और वो बदलाव डंडे से नहीं हुआ मेरे लाइफ में, जो है कि एक रुथलेस लुम्पेन आदमी जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन गया है। तो अगर मैं बदल सकता हूं, लोग बदल सकते हैं, तो क्यों नहीं एक प्रिजनर्स बदल सकता है? और डेनमार्क में कैसे चल रहा है, आज से 50 साल पहले यहाँ नहीं था। इसलिए अभी इलेक्शन आने वाला है और सब लोग को मिलकर इस प्रिजनर्स जो 130-35 साल पुराना ये जो गुलामी का प्रतीक, कॉलोनियल प्रतीक है, कौन सा ड्रीम भारत और कौन सा इंडिया के लिए वोट मांगने वाले लोग, उनसे मैंने कहा था एक मंथन के प्रोसेस में, ये कब बदलेंगे महाराज? बैठे थे जो आजकल इंडिया को हमारे सामने, ये भी सवाल उठाने की जरूरत है। और ये सवाल हम सब उठा सकते हैं, क्या काम करते हैं कि ये कब बदलेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। कौन सा ड्रीम भारत बनाएंगे बिना जब आप जो, और कौन सा बहुत विकसित देश बना रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 1500 केसेस हम लोगों ने 2 सालों में फाइल किया है। केसेस क्या होता है कि आजकल कोई भी जो है डेथ जो होता है, खासकर कस्टोडियन डेथ हो या जुडिशरी में डेथ हो, तो आजकल मानवाधिकार आयोग को चला जाता है 24 आवर्स में। तो हम लोगों ने बड़ी चालाकी किया, हम आरटीआई हमेशा तैयार करते हैं। बनारस में कितने, यूपी में कितने, 27-28 राज्य है, हर जगह हम लोग हर महीने एक आरटीआई भेजते रहते हैं, उसकी सब सूचना आती रहती है और उस पर फिर कंप्लेन एनएचआरसी को करते हैं, फिर पूछते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उनको, उनके अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया। और उसके बाद हमने कहा एनएचआरसी के पास जो ह्यूमन राइट एक्ट देखेंगे, उनके पास पावर है सप्लाई स्पेशल, वो कभी यूज नहीं। पिछली बार जब डिस्कशन हुआ, एचआरएल ने जो मीटिंग की, इसमें जब डिस्कशन होगी, ये पॉइंट्स आए, तो हमने जो है कमीशन की कोर कमेटी की भी मीटिंग में ये सवाल उठाया और अभी फिर उठाया। पहली विजिट उन्होंने बनारस में की है। तब तक दुर्भाग्य था कि जो तंत्र बता रहे थे सर, उस तंत्र में एक अच्छा डिप्टी जेलर आ गया था, उसको गोली मार दिया। तो इसके बाद दूसरे तरीके की पैनिक हो चुकी थी। और ये उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि, और दूसरी चीज है कि हम लोग जो कर सकते हैं, और भी चीजें मैं आऊंगा, एक 176
1A CRPC जो अमेंडमेंट हुआ है, ये कहीं बहुत रेयरेस्ट लागू है। जो है क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करनी है, कोई भी कस्टडी या जुडिशरी में लगा गया है, हाँ, परंतु वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट से करा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट की तो क्या हालत है, 101 आपने बताया, 151 सब चीजें नहीं बताया, बॉन्डेड लेबर एक्ट नहीं पता है उनको बॉन्डेड लेबर एक्ट नहीं पता है। इसके लिए जो है एक PIL करने की और उनको दबाव बनाने की बहुत जरूरत है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दबाव बनाने, कम से कम इसको तो इम्प्लीमेंट करो भैया, अमेंडमेंट के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इस देश में। और हम लोग के जो काम करने का तरीका था, और हम लोग को लगता है कि वकील जो है एक्टिविस्ट, सीनियर लॉयर, यंग लॉयर और एक्टिविस्ट, अगर ये एक साथ आए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? उसका परिणाम ये हो सकता है कि पिछली बार एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो जेल में एक्टिविस्ट गए थे, पॉलिटिकल प्रिजनर, उनको बोलने का मौका मिला, और वो क्योंकि महिला थी, आती लोगों ने कराया था, और उन्होंने जो है बातचीत जब हुई, और बातचीत होने के बाद उन्होंने स्थितियां अपनी बताई। स्थिति के बाद इमीडिएटली जो है चार्जर ने, साहब ने तुरंत PIL दाखिल किया, जो है जो महिलाओं की स्थिति को लेकर। वहाँ गायनकोलॉजी के डॉक्टर्स नहीं जाते, कोई भी डॉक्टर्स नहीं जाते, बच्चे जो है, बच्चे वहीं पे जो माओ के साथ रह रहे हैं, उनका राइट टू एजुकेशन का पता ही नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं हो रही है, और उसके ऊपर आदेश हुए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी क्या हुआ कि ये सवाल फिर हम लोगों ने उठाया और कमेटी में, तो उन्होंने सभी चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, NHRC के चेयरपर्सन, उसको हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई बॉस आप क्या कर रहे हैं। वो सब लोग, आप वो लोग लीगल सर्विस अथॉरिटीज को और इनको जो दबाव बना सकते हैं, और ज्यादा सरप्राइज विजिट आप करो, आप अपनी सूचना इंटरनल दीजिए, और वो उस पर ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज विजिट जो है, मतलब उसके आधार पे वो जेलों में करना शुरू करें, क्योंकि हम नहीं जा सकते कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो जा सकता है। और उसका असर हुआ है, जो दलित के ऊपर भी कैंप करना उन्होंने शुरू किया है, जो हम लोगों के दबाव से, जब आप सब लोग दलित संगठन मांगना शुरू किए, उससे देखा कि काफी चीजें बदल रही हैं। जो हम 20 साल से लड़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से होना शुरू हुआ है। दूसरी चीज जो है, एक है कि एक्टिविस्ट लोग जो काम कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हम लोगों ने जो टेस्टिमोनियल थेरेपी जो डेवलप किया है, उसको हम लोग भी और भी जो लॉयर्स हैं, कभी ट्रेनिंग देने आ सकते हैं, जो है वो, ये बहुत ही पॉलिटिकल थेरेपी है, चिली में यूज की गई थी, और चिली के अंदर जो है लोग पॉलिटिकल जो संघर्ष कर रहे थे कि जो आपकी टेस्टमनी है, क्योंकि कोई भी जो है ना सुनता नहीं है, सब लोग जो है काउंसलिंग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बेचारा एक आदमी मारा गया, वकील ने कहा अरे ये क्या बात बता रहे हो, पुलिस तो सुनती ही नहीं, उसके घर वाले भी सब वो करते हैं। इसमें है इस थेरेपी में एक्टिव लिसनिंग विद एम्पैथी, नॉट बाय लिसनिंग। हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, पहली बार सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सब कुछ उसका सीक्रेट है, प्राइवेट है, फर्स्ट सेशन, और आई फॉर्म में उसको लिखते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर्स और वर्बल बिहेवियर्स, उसको उसके साथ अपना दुख, अपना सुख सब जोड़ लेते हैं, जो है। और आई फॉर्म में जब आने के बाद सेकंड सेशन में वो एडिटर हो जाता है, पहली बार वो एडिटर हो जाता है, वकील साहब एडिटर नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडिटर नहीं, जर्नलिस्ट एडिटर नहीं, पुलिस एडिटर नहीं, खुद सर्वाइवर एडिटर, तो होल डायनेमिक्स ऑफ द डिग्निटी। और वो जो है जिस तरह से फ्रेगमेंटेशंस को भरता है, क्योंकि आप स्टोरी लिखते हैं को छूने नहीं देता है, तो बैक क्लास में जाएगा, वहां उसको एम्पैथी मिल रही है, एक्टिव लिसनिंग मिल रही है, जो है। फिर उसके बाद जो है उसका आई फॉर्म में जब आप लिख के देते हैं, हम लोग कहानी सुनाते हैं उनको, और सुनाने के बाद जो है पहली बार किसी दूसरे के मुंह से अपना नाम सुनता है, मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, ये हैपनिंग, किसी, तो वो जो पूरा क्रिएट्स होता है और डिग्निटी का, और वो फिर कहानी धीरे धीरे उसको याद आना। जो ट्रायल आप तैयार करते हैं वकील साहब में, जो हम लोग थोड़ा एक्टिव लिसनिंग और इससे हम लोग टीवी से जाके एक्टिव से ही काम करते हैं। और उसके बाद तीसरे में हम क्या करते हैं, ऑनर सेरेमनी, उसके साथ डिस्कस करके ऑनर करते हैं, क्योंकि उसको प्राइवेट पेन और एगोनीज को हम पॉलिटिकल कैंपेन बनाते हैं, तो कई बार उसमें हम लोग कट भी करते हैं अपने वकील लोगों से बातचीत करके। क्योंकि एक प्रिजनर ने लिखा, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने अखबार में पढ़ा कि जिस पुलिस वाले ने मुझे पीटा था उसको नेक्स्ट लाइटों ने बांट दिया। अगर ये पब्लिक ले आए तो पुलिस वाला फिर उसके ऊपर एक केस कर देगा, परंतु वो हम उसको पर्सनली उसके घर में पढ़ के सुनाते हैं, वो देते भी है, परंतु वो बहुत ही प्राइवेट, तो कन्फेशंस कभी नहीं होता, चीजें कभी नहीं होती। मैंने अपने कई दोस्तों को, जिस गांव में पैदा हुआ, बड़े बड़े माफियाज हैं, आज खेती कर रहे हैं केवल कन्फेशंस और इसके कारण, जो है तो मैं बहुत परेशान होता था, जो मतलब उनको जेल में भी नहीं जाना, जो है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
जब ऑनर सेरेमनी करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, मूवमेंट करते हैं, पीयर ग्रुप सपोर्ट होता है, उनको लगता है कि हम पीटे गए हैं, ये बात नहीं है, पीटा है वो क्राइम है, हम गिल्टी कॉन्शियस नहीं है। और वो जो तीसरी बार वो स्टोरी सुनता है, फिर चौथी बार हम उनके पास फिर जाते हैं और लगातार जाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी कहानी फिर फोक स्कूल में, मीटिंगों में हम उसे बुलवाते रहते हैं और वो कहानी से कहते हैं कि आप समझिए कि कैसे कैसे पुलिस टॉर्चर कर सकती है, जेलों में क्या होता है जिससे आप बच सकते हैं, ये नॉलेज आपके काम आएगा और इनको भी सॉलिडेरिटी दीजिए, रामलाल की टेस्टमनी जिंदाबाद। और ये उससे क्या होता है, मैंने देखा कि जो लोग चुप रहते थे वो अब खोल कर, आपको बताया इस बार शेड्यूल कास्ट के लोगों की कैंप हो रहे थे, पुलिस वाले कह रहे हैं तो मुसहरबा बोले लगा, आप गुरु जोनाथन कुछ नहीं कर सकता जोनाथन, मतलब तुषार सबसे आखिरी आदमी बोलने लगा और एकदम दब के बोल रहा है, एकदम डर नहीं रहा है, तो वो नहीं कर रहा। और हम लोग उसमें माफी मांगते हैं, जैसे कभी आकाश की कहानी होती तो मैं जाके क्षमा मांगता हूँ उनसे। इस तरह के भी लोग हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट चालू करते हैं। ये सब वकील ने झूठ बोला है, हमारे कुछ वकील मित्र जाके कहते हैं कि उसमें अच्छे लोग भी हैं कि हम फिर भी वकीलों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वहां भी बड़ी उनके साथ मिसबिहेव हुए हैं। कि इसका असर ये हो रहा है कि अगर एक्टिविस्ट ये काम कर रहे हैं और वो स्टोरीज बाहर आ रही है तो उसका बहुत, उस कहानी से, कहानी हरिनाथ की थी 10 साल जेल में, हमने उसकी कहानी से लिखा जो है गवर्नर को कि इतने प्रिजनर हैं शेड्यूल कास्ट के, और ये शेड्यूल कास्ट के प्रिजनर क्योंकि जो है जा नहीं पाते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब अपनी पैरवी नहीं कर पाते, इनको लीगल एड भी नहीं मिल पाता, इसलिए इनको कन्विक्शंस हुआ है, इसलिए इनको जो है छोड़ा गया। मैं आपको बता दूं, मेरे पास लेटर है, मैं दे दूंगा, उससे करीब करीब 400 प्रिजनर्स जो है उत्तर प्रदेश में अभी फर्स्ट फेज में छोड़े गए हैं, जिसमें हमारे 150 केसेस हैं। और अभी उन्होंने 2 साल या 3 साल काफी ऐसा था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कुछ नहीं। दूसरा बस आखिरी बात है कि एक बेगूसराय में रामाश्रय सिंह PUCM के, उन्होंने DK बसु गाइडलाइंस पे लोगों को सूचना भेज करके, फलाना करके, तार कर करके, वहाँ 24 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस वाला रखने को तैयार नहीं है। बिहार जैसी जगह में, बेगूसराय जैसी जगह, हम लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया और चीजें जो है उससे काफी परिवर्तित हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CWC के अपने साथी, लीगल एड के साथी, उनसे बात करना, एक्टिविस्ट लोगों को तुरंत उनको कोर्ट नहीं करना, और उनकी अगर इमरजेंसी है तो उसको दूसरे तरीके से सपोर्ट करना, और उस सूचना को बाद में जो है मतलब जो उन्होंने बताई है उस पर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एंगेज करना, स्टेट को एंगेज करना, RTI लगाना। अगर ये कोलैबोरेशन बनता है तो हम लोग काफी चेंज ला सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर डेनमार्क में लोग की जेलें जो आज से 50 साल पहले ऐसी थी बदल सकती हैं, तो हिंदुस्तान की जेलें क्यों नहीं बदल सकती। और एक आखिरी बात, उस जेल में मैंने देखा एक आदमी अरबी बोलने वाला दाढ़ी वाली रखे हुए था, तो मैंने कहा ये क्यों है, कहा 2 एक्चुअली फिलिस्तीनियन बन रहे हैं। तो अब डेनमार्क की जेल में आप समझिए जहाँ की इस्लामोफोबिया कितना स्ट्रांग है 9/11 का फिनोमेना उन्होंने हकीकतन की स्टोरी चला रखी है, मतलब एक अनसाइंटिफिक, वहां पे जो है बंदे को